प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल और एंगुलर है। प्रोजेक्टाइल किसे कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल कहा जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से इनिशिएट करेंगे। निखिल कैच कर, ये देखना, मैं इस बॉल को सिर्फ फेंक रहा हूँ, उसके बाद अपनी मर्जी से वो जहां गई है वहां गई है। मैंने उसके साथ कोई इंजन नहीं लगाया था। मैंने क्या किया था? मैंने सिर्फ एक बार इनिशिएट किया और इनिशिएट करने के साथ अपने आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या जो भी एक्सटर्नल चीजें थी उनके इफेक्ट में वो सीधा अपने आप जाती गई है, उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट इनिशिएटेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी। अब इसमें दो तरीके के केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक हो सकता है वर्टिकल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे देना क्या थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमारे पास मैंने बॉल रखी है, ये बॉल रखी हुई है, अब मैं इसको सिर्फ सीधा मार रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ सीधा मारा, मैंने कहीं ऊपर की तरफ तो नहीं शूट किया। तो जिस टाइम पे मैंने आगे की तरफ शूट किया था, कोई बात नहीं सॉरी, जब मैंने यहाँ सामने की तरफ शूट किया था तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे की तरफ गया और उसके बाद थ्रू आउट द मोशन जब तक वो आगे जाता गया। अब देखना, मैं यहाँ से जिस टाइम पे से शूट करूंगा, मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी लेट अस अस्यूम, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के साथ में इसे शूट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे शूट करता हूँ तो एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रा, ये वाली जो लाइन है जो ऊपर आई है, जैसे ही वहाँ से ये शूट किया मैंने तो ये जो सुपर गर्ल निकल के आई वहाँ से, तो ये नीचे आते हुए ये इस वेलोसिटी पे ध्यान दो, ये कंपोनेंट क्या था, जितना यहाँ कंपोनेंट है, अब मोशन पे ध्यान देना, वो सेम कंपोनेंट चल रहा है थ्रू आउट, दिखा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आया। लेकिन अब यहां देखो, ये जो ब्लू है ये हम बात करेंगे इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में कंपोनेंट कहां तक है? ऊपर तक, जहां तक ये पिंक लाइन है, और यहाँ पर जो ये पिंक है या पर्पल है जो भी है, तो मैंने शूट इसके साथ किया, ये वाला कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ये देखो। लेकिन जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ये पिंक वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, यहां पे आगे फिर से वो मैक्सिमम हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो इंक्रीज होता गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये देखो, तीनों केसेस में देख लो, हर बार हॉरिजॉन्टल वाला सेम है लेकिन वर्टिकल वाला इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो हुआ कि नहीं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का वेलोसिटी में चेंज नहीं था, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस जीरो एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। बट वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब हमेशा उसकी वेलोसिटी में कॉन्टिन्यूसली 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आता जाएगा, इसीलिए वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसी को यहाँ समझते हैं। तो यही यहाँ पे जो बात करी, इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया यू वेलोसिटी के साथ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, इसलिए उसको हमने क्या लिख दिया बच्चे? ux लिख दिया यहाँ पे, है ना, सिर्फ हमने ux लिखा, और uy के अलॉन्ग कुछ नहीं था, इसलिए उसको हमने 0 लिख दिया। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। अब ना जिस टाइम पे हमने क्या बात करी, थोड़े टाइम बाद, लेट अस अज्यूम आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, हमारा ऑब्जेक्ट घूम फिर के कहाँ पहुँच गया? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुँच गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? चीज़ को एनालाइज करना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क क्या आ रहा है। जैसे सबसे पहला था, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, वर्टिकल में 0 थी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रहता है क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। वर्टिकल वाले के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इनिशियली एट टाइम t y भी 0 होगा, x भी 0 होगा। फॉर्मूला सिर्फ एक लग रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बेसिकली क्या होता था हमारे पास? जो s होता है वो होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, या मैं ये लिख दूं कि फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हर बार हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाले से टाइम की वैल्यू निकाल के वर्टिकल वाले में सब्सटीट्यूट कर देनी है, क्लियर है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमने वैल्यू डाली, एक्स नॉट की वैल्यू 0 डाल दी, यू एक्स की वैल्यू यू डाल दी, ए एक्स की वैल्यू 0 डाली, टी की वैल्यू टी रहने दी। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या निकल गई? एक्स बाई यू। अब ये टाइम की वैल्यू जब मैं y वाले के अंदर डालूंगा, y के अंदर भी सेम फॉर्मूला, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू 0 थी, ए वाई की वैल्यू g थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t हमारा टाइम पीरियड था। सीधा सा हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, सॉल्व करके हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू x बाई यू निकली थी जो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करके हमें यहाँ पे मेन चीज़ एक पता चला, देखो 1/2 कांस्टेंट था, g कांस्टेंट था, u कांस्टेंट था, क्योंकि u वेलोसिटी से मैंने इनिशिएट किया था और वो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ x वेरिएबल था।
y और x के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो क्वाड्रेटिक रिलेशन आ रहा है। जहाँ पे क्वाड्रेटिक रिलेशन आता है तो ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर और क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसकी डिग्री 2 आती है, वहाँ पर वो हमेशा कर्व बनाता था, है ना। वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस तरीके से इंटरसेक्ट कराता था, ऐसे करके कहीं ऐसे दो वैल्यूज आएंगी, तो जो कर्व आता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक शेप। आई बात समझ में, वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला। यानी कि जिस टाइम पे मैंने इस बॉल को इनिशिएट किया था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भेजा था, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, कर्व में आके गिरेगा। ये बात समझ में आई है। एंड द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो वो ट्रेजेक्ट्री हमारी पैराबोलिक है। अब मैं टाइम निकालना चाहूँ, भाई मैं अगर जो किसी सर्टेन हाइट की बिल्डिंग से किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ या फेंकता हूँ आगे की तरफ, तो कितनी देर में आके नीचे गिरेगी। तो सीधा सा देखो बेटा, इस कंडीशन में हमारे पास y की वैल्यू h आ गई है। y हमें पता चल गया, h हाइट से हमने गिराया, तो y की वैल्यू अगर हमारे पास h आ गई है, टाइम पीरियड को टोटल t ले लेते हैं, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में वैल्यू डालते हैं। y की जगह हमने डाल दिया h, y नॉट की जगह तो 0 आएगा। uy हमने इनिशियली कोई दिया ही नहीं था, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी कोई वेलोसिटी दी थी, तो uy 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से कोई दिया ही नहीं था, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी कोई वेलोसिटी दी थी, तो uy 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। ये बात समझ में आई? आ जाइए, आइए आइए, हाँ हाँ। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल गई अंडर रूट ऑफ 2h/g। सिंपल बात है यहाँ पे। अब टाइम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, मतलब जितनी ज़्यादा ऊंची हाइट से फेंकूंगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस बात है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज, जिस टाइम पे मैंने बॉल को इसके ऊपर रख के शूट किया था, ऐसे करके मैंने बिल्कुल सामने की तरफ फेंका था, तो कितनी दूर जाके गिरेगा, ऑब्वियसली मेरी अप्लाइड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हॉरिजॉन्टल वाला हमारा कौन सा था, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। x नॉट तो 0 था, u x की वैल्यू u थी, और t की वैल्यू हमने अभी निकाली अंडर रूट ऑफ 2h/g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ जाती है। इनमें फॉर्मुलाज रटने की जरूरत नहीं है, अगर जो तुम्हें कंसेप्ट पता है तो बहुत स्मूथली डिराइव हो जाएगा, इवन न्यूमेरिकल्स तक सीधा सीधा सॉल्व हो जाएंगे बिना फॉर्मुला क्रैम किए। याद रख लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी का फॉर्मुला मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं चल रहा है, तो चलते चलते कहीं जब पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे पहुंचा, मैंने कहा आफ्टर टाइम टी जहां पहुंचा है उसकी मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वी और वी एक्स दोनों के कंपोनेंट मिला जुला के वहां पे वेलोसिटी होगी। ऐसा ही होगा ना, जब मेरे पास वेलोसिटी इस तरीके से है तो वी एक्स और वी वाई का मिला जुला के असर होगा वहां पे। तो वी एक्स तो देखो बच्चा कांस्टेंट ही है, वो तो यू एक्स की डायरेक्शन में रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग वाई एक्सिस वो तो जीरो ही थी, तो वी वाई की वैल्यू जी टी आ गई कि नहीं, ये वाली वैल्यू हमारे पास, और वी एक्स की वैल्यू यू थी, इसको हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया, जो सीधा हमारा रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो दोनों के अंदर वैल्यू डाली तो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, टैन बीटा। इसके अंदर जैसे हमने ये बीटा बनाया हुआ है, बीटा बेसिकली क्या है, इट इज़ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जब भी हमें किसी वेलोसिटी या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन निकालनी होती है तो टैन की टर्म्स में निकाल देंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में देता है, वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। तो टैन बीटा आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू जी टी थी और वी एक्स की वैल्यू यू थी, बीटा निकल गया टैन इनवर्स ऑफ जी टी। क्लियर है बच्चा? ये पूरा केस था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अब नेक्स्ट टाइप की प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बच्चे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, देखो जरा, जब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो, अभी जो हमने बात करी थी वो हॉरिजॉन्टल था, मतलब बिल्डिंग के ऊपर कोई चीज़ खड़ी थी जिसको हमने धक्का मारा था सिर्फ आगे की तरफ। अब हम किसी चीज़ को उठा के फेंकेंगे, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है तो मैं इसको ऐसे करके फेंक रहा हूँ, तो ये किसी एंगल पे इनिशिएट कर रहा हूँ और उसके बाद वो अपनी मर्जी से जहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, दैट इज़ एंगुलर प्रोजेक्शन। अब जैसे यहाँ देखना, इसके अंदर जिस टाइम पे हम कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, यहाँ देखना, अब इसको जिस टाइम पे हम ये शूट कर रहे हैं तो वो किसी एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, एक हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुका और रुक के फिर वापस नीचे आना शुरू हो गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आते हुए, एक सेकेंड और हम एक काम करते हैं, अब इसमें कंपोनेंट्स भी ले आते हैं। अब इन कंपोनेंट्स पे बहुत ध्यान से गौर करना कि ये किस तरीके से चल रहे हैं। इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं और ठीक है, और इसका एंगल हल्का सा चेंज कर लेते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मैं एंगल वगैरह चेंज कर रहा हूँ, बस वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखना, हाँ जी,
एयर रेजिस्टेंस रहने दो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मैंने क्यों बंद किया यहाँ से, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एयर ड्रैग होता है डे टू डे लाइफ में, इसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ, बट हमें फिलहाल कंसीडर नहीं करना। हाँ जी, अब देखो बच्चे, जिस टाइम पे मैंने ये शूट किया तो एक चीज़ नोटिस करना, जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है बस उस पर ध्यान दो, क्या कोई चेंज आ रहा है? हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी हर बार, ध्यान से देखो, हर केस में हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी एज इट इज है कि नहीं, लेकिन वर्टिकल वाली क्या है? वर्टिकल वाली यहाँ ब्लू डोमिनेट कर रहा है। ब्लू बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, कि डाउनवर्ड है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, ये जो देखो ऊपर की तरफ ये जो लाइन है ये छोटी होती जा रही है कि नहीं, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है वो चीज़। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब वो रिटार्ड होता जा रहा है, रिटार्डेशन चल रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, इस बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर दिख रहा है, ऊपर वाली वेलोसिटी तो खत्म ही होगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट था वो तो है ही नहीं वहाँ, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला है। अब जैसे ही वो इस पॉइंट के आगे पहुंचेगा तो क्या होने लग गया, देखो अब वो वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे को आना शुरू हो गया कि नहीं, क्योंकि इसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू कर गया। ये बात समझ में आई है? जब हमने इसको किसी एंगल पे शूट किया तो एंगल पे शूट करते हुए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों तरफ मोशन चल रहा था, दोनों तरफ कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसको हम थ्योरेटिकल वे से समझने की कोशिश करते हैं, बाकी कंसेप्ट सारा सेम है, वही हमने यहाँ किया हुआ। देखो जिस टाइम पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, लेट अस थीटा इज द एंगल विद विच द प्रोजेक्टाइल हैज़ बीन प्रोजेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे, अगर मैंने इसको u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था तो u cos थीटा और u sin थीटा, ये कॉम्पोनेंट सबको पता है बनते कैसे हैं, है ना। जहाँ पे एंगल बनता है वो u cos थीटा बन गया, जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो u sin थीटा बन गया। अब हमने कहा आफ्टर t सेकेंड्स ऑब्जेक्ट पहुंच गया p पॉइंट पे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई x, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गई y। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सेम कहानी बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। हमने जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल फेंकी थी तब इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो उस एंगल का एक कंपोनेंट y एक्स एक्सेस और एक कंपोनेंट y एक्सेस में है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहेगी दोनों की। तो एक कंपोनेंट आया u sin थीटा, एक कंपोनेंट आया u cos थीटा, u cos थीटा फॉर x एक्सेस, u sin थीटा फॉर y एक्सेस। डन है। अब मैंने तुम्हें डायग्राम में जिस टाइम पे हमने वो विजुलाइज किया था तो एक चीज़ नोटिस करी थी, u cos थीटा वाला मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा था, थ्रू आउट सेम था, वो थ्रू आउट सेम था, तो यानी कि एक्सेलरेशन तो कुछ होगी ही नहीं। तो ax की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, हमारी 0 आ गई है। ये बात समझ में आ गई? तो ax की 0 आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी कि एक्सेलरेशन अगर नहीं हो रहा है, वेलोसिटी थ्रू आउट चेंज हो रही है, थ्रू आउट मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो vx और ux इज इक्वल टू u cos थीटा रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सेम है। अब x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर में वैल्यू डाल देते हैं सारी। क्या डाला, u cos थीटा और हाफ a इसके अंदर वैल्यू डाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 निकल गई, मतलब 0 डाल दी, तो t की वैल्यू x बाई u cos थीटा आई कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। सेम कहानी अब y के लिए करते हैं और उसके अंदर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, uy की वैल्यू तो u sin थीटा आ गई, t की वैल्यू तो t ही रहेगी, चलो टाइम है, ay आ गया माइनस जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि शुरू में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था, अगेंस्ट द ग्रेविटी था तो रिटार्डेशन था, इसलिए माइनस जी लिया। बाकी फाइनल वेलोसिटी vy ले ली, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा डाला, तो सॉल्व कर आके हमारे पास x tan थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स आ गया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने इस सारे को k लिख दिया, तो दिख रहा है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं? यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन गया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 आ गई, और अगर क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन गया मतलब ये कौन सा शेप बनाएगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पर भी हमें पता चल गया द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज पैराबोला। क्लियर बात है ये? अब आगे हम निकालेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय। एक विधि का विधान लिखा हुआ है, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल बराबर है तो टोटल टाइम को दो पार्ट्स में बांट दिया, t/2 और t/2, स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो कि स्मॉल टी टोटल टाइम का हाफ है। तो मैं इस वाले केस को u की वैल्यू क्या आ गई है, 2u sin थीटा बाई जी। सिंपल है, निकल गया टाइम, टोटल टाइम हमारे पास आ गया।
इसके बाद आती है मैक्सिमम हाइट। भाई मैक्सिमम हाइट जब हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकेगा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो अगर हमें ये निकालना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ मैक्सिमम हाइट के लिए यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा था, ए वाई हमारा माइनस जी था, मैक्सिमम हाइट को हमने h लिख लिया, t हमारा हाफ लग रहा था, दैट इज u साइन थीटा बाई जी, है ना। 2u साइन थीटा बाई जी आया था, उसका हाफ हाफ कट 2 से कट के u साइन थीटा बाई जी आ गया। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो u y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला डाल दिया। वहाँ से जब हमने सारे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन से कुछ बड़ी चीज़ नहीं, वैल्यू डाली, लास्ट में हमारा जो हाइट निकल के आई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हमारे पास आ गया, डन। अब इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जब हमने इसको फेंका तो भाई कितनी मैक्सिमम दूरी पे ये ऑब्जेक्ट जाके गिरेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम क्या करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स की जगह पे हम r लिख लेंगे, टाइम हमारा टोटल t आ गया, यू एक्स हमारे यू कॉस थीटा था, एक्सेलरेशन तो 0 ही था और टाइम की वैल्यू थी 2u साइन थीटा बाई जी। ये सारी वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करी, यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा मल्टीप्लाई कर करा के हमारे पास आ गया यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने साइन 2 थीटा डाल दिया, तो हमारे पास r आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हमारे पास क्या निकल गई है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम मतलब कितने सबसे ज़्यादा दूरी पे ऑब्जेक्ट को पहुंचाया जा सकता है गिवन वेलोसिटी के साथ। गिवन वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारे पास u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r सीधा डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पे। अब मेरे को मैक्सिमम r चाहिए तो मैं उसको r मैक्स लिख दूं, आर मैक्स का मतलब मैक्सिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी मैक्सिमम होगी। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन 90 पे, क्योंकि साइन की 90 पे ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया हमारे पास, और वहाँ से थीटा निकल गया 45 डिग्री। यानी कि अगर किसी को कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करना और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे पहुँचाना है तो हमेशा उसे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर है ये। इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट के लिए मान लेते हैं मैंने ये कोई पॉइंट पकड़ लिया, बीटा एंगल बनाएगा, सेम वही वी वाई और मतलब वी एक्स और वी वाई दो कॉम्पोनेंट को निकालेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे अंडर रूट के अंदर। तो पहला निकाला हमने वी एक्स तो यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, यू वाई था इनिशियली यू साइन थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूला में डाल के वी वाई की वैल्यू निकल गई मेरे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब इसके अंदर हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई किया, सॉल्व कर कर आगे हमारे पास ये बेढंगी सी वैल्यू एज ए आंसर निकल गई है। क्लियर है, टफ नहीं है, वैल्यू डालिए, सिंप्लीफाई किया, सिंपल फॉर्मूलास डालें और डायरेक्शन निकालने के लिए टैन बीटा लगाते हैं, जो कि कौन सा लगेगा हमारा, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल थी वी वाई, हॉरिजॉन्टल थी वी एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, जिसको हम अगर सेपरेटिंग द न्यूमरेटर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा माइनस जी टी। तो बीटा क्या निकल गया हमारा, tan इनवर्स ऑफ होल दिस वैल्यू। क्लियर है। इसी के साथ हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया।